नाज़रीन आदाब। असर टाइम्स के मिडिल ईस्ट से मुताल्लिक़ प्रोग्राम कतर हमले के पर्दे में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान सैयद सुलेमान अहमद साहब से कतर हमले के बारे में बातें करेंगे। सुलेमान साहब, आपका इस्तकबाल है। आदाब। अगर हम देखते हैं कतर की नौइयत जी, तो कतर अमेरिका का भी दोस्त है और इज़राइल का भी दोस्त है। जी, कतर ने बहुत से सालिसी अंजाम दिए हैं तालिबान के सिलसिले से और हमास के सिलसिले से, और बहुत से मामलात में वो एक बीच के मुल्क की तरह से काम करता रहा है, इन द फेवर ऑफ इज़राइल एंड अमेरिका करता रहा है। अब की ये क्या बात हुई कि कतर हमले की ज़रूरत उसे पड़ गई? कतर पर हमला क्यों हुआ इज़राइल का? देखिए, ये इज़राइल ने हमला क्यों किया? जी तो करा तो इज़राइल ने है, जी तो जो सही पर्पज़ है वो तो उसके दिल में है। जी लेकिन हम पुराने इवेंट्स को देखते हुए और नई उसकी ज़रूरतों को देखते हुए जी एनालाइज करते हैं। एक बात ये समझिए, जो बात आपने कही, ख़तर की स्टेटस इस इलाक़े में ऐसी है जैसे पूरे दुनिया में कभी स्विट्ज़रलैंड की थी। हाँ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी निगोशिएशन टेबल के तौर पे यूज़ होता था। जी जी और पार्टीज नेगोशिएट करती थी। जी और दुनिया का एक इस्टेब्लिश्ड तरीक़ा ये है कि इस तरह के निगोशिएटर्स की न्यूट्रलिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है, ऑनर किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पे इज़राइल ने किया जब वहाँ पे ऑलरेडी हमास की लीडरशिप जमा हुई थी जी और जमा हुई थी अमेरिकन प्रपोजल पे, अमेरिकन पीस प्रपोजल पे डिस्कस करने के लिए। अब वो डिस्कस कर रही थी। जी जी तो इज़राइल ने एक तो ये डिक्लेयर कर दिया कि वो किसी पीस प्रपोजल को रिस्पेक्ट नहीं करता जी, क्योंकि और उसकी इससे हिस्ट्री भी और इधर रिसेंट हिस्ट्री में उसने यही चीज़ उनके साथ किया। क्या कहते हैं, लेबनान में किया, हसन नसरुल्लाह के साथ किया। इसके अलावा यही चीज़ ईरान के साथ किया कि एटॉमिक उस पर बात हो रही थी। अमेरिका और इज़राइल ने ऑपरेशन क्या कहते हैं शुरू कर दिया उनके साथ। इज़राइल ने राइजिंग लायन शुरू कर दिया, एकदम से अटैक कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये इज़राइल ने शो कर दिया कि वो निगोशिएशन पे नहीं, सिर्फ वॉर में बिलीव करता है। ये इज़राइल शो कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़तर जो है अमेरिका का मोस्ट नेटो मेंबर तो नहीं है लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड अलाई में है। हाँ, इतने टाइम उसका स्टेटस जो है वो सऊदी अरब से ज़्यादा है क्योंकि यूएस सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है, सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। वहाँ पे अमेरिका की थर्ड मिसाइल्स लगी हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जो अमेरिकन थर्ड मिसाइल सिस्टम्स वगैरह है जो यूज़ हो रहा था ईरान की मिसाइलों को काटने के लिए, वो क्या कर रहे थे? एक्टिवेट क्यों? उन्होंने एक भी मिसाइल फायर नहीं किया। हिट ना कर पाते टारगेट, वो बात दूसरी हुई थी, उन्होंने फायर भी नहीं किया। इसका मतलब कि अमेरिका भी मिला हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ और इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर कोई अरब स्टेटस इब्राहिम अकॉर्ड के धोखे में या किसी के धोखे में ये समझता है कि उसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, किसी अकॉर्ड, इब्राहिम अकॉर्ड या किसी के चक्कर में वो भाई हो गया है, तो वो ये जान ले दोस्ताना अकॉर्ड नहीं है। इज़राइल जो है वो एक शेर है और सब लोग जंगल के आम जानवर हैं। वो जब चाहेगा, जिसको चाहेगा, जहाँ चाहेगा, ज़रूरत महसूस करने पे मारेगा। लोग उसकी प्रजा हैं, उसके दोस्त, ये उसका अपना। ये नहीं है तो उसको ये हमला नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अमेरिका कह रहा है हमने इन्फॉर्म कर दिया था, अमेरिका ने मना क्यों नहीं किया? ये एक अजीब बात कि देखिए, अमेरिका की बेसिस वहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के इनिशिएटिव पर हमास के वहाँ पर सेटलमेंट्स हैं जहाँ पर वो बैठ कर के बात करते रहे। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि इससे पहले हमास ने वहाँ बात नहीं की। हमास वहाँ पर इस तरह के मामलात को लेकर के, सालिसी मामलात को लेकर के बात करते रहे। अरे तालिबान के लीडर्स आए, जब तालिबान को पूरी दुनिया डी रिकॉग्नाइज कर रही थी और 168 मीटिंग हुई तालिबान के साथ,
तो इन बिटवीन तो नहीं मारा गया ना किसी को। तो ये एक तरह से ऐसा भी मालूम होता है कि जैसे मीडिएशन के प्रोसेसेस को बिल्कुल हैम्पर कर दिया, वो बिलीव नहीं करता, बिलीव नहीं करता, उसको कोई यकीन नहीं है। अमेरिका फर्स्ट था, अब इजराइल भी फर्स्ट है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ ये कि इजराइल का कतर हमला क्या दूसरे अरब मुल्कों के लिए वार्निंग और अलार्म है? देखिए, एक बहुत बड़ी वार्निंग है ये। जो दूसरे अरब मुल्क ये समझ रहे थे कि वो अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करके, अमेरिका से डिफेंस एग्रीमेंट करके, अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात करके, इजराइल के ख़िलाफ़ कभी जंग ना करने के वादे पे और कोई दुश्मनी ना करके, एक जिसे कहते हैं कि एक ओबीडियंट सर्वेंट, एक फर्माबरदार नौकर बन के अपना तहफ़्फ़ुज़ गारंटी कर सकते हैं। वो ये अब जान लें, इतना करने के बावजूद भी उनका तहफ़्फ़ुज़ गारंटी नहीं है। तो ये एक बेचैनी, एक अनसिक्योरिटी की लहर तो अरब मुल्कों में ज़रूर पैदा करना चाहिए। जी। और अरब मुल्कों को आगाह करने के वास्ते इजराइल ने अरबी में ट्वीट किया। हाँ, इजराइल ने ट्वीट किया, पहला ट्वीट अरबी में किया, पहला ट्वीट, और कहा कि लोग जान लें कि जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा था, हम जिसको जहां समझेंगे जो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। अब ये है कि दुश्मनी वो किसको मानते हैं? कोई अपनी ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, आप उसको अपना दुश्मन मान रहे हैं। वो उनके इंटरेस्ट को जो नहीं सूट करता वो उनका दुश्मन है। और अब ये पता चल गया, इजराइल जो होगा वो अपने इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को और अपने पर्सनल एजेंडाज को के सपोर्ट में वो कहीं भी हमला करेगा। और ये एक ख़तरा मंडला रहा है पूरे अरब पर, और इसको वो महसूस करें या ना करें। अच्छा, इसका दूसरे अरब मुल्कों पर इस हमले का क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तरह से अगर ये अरब मुल्क समझें तो ये इज़राइल, ये वेस्टर्न वर्ल्ड एक बहुत ही साइंटिफिक टेम्परमेंट के लोग हैं। ये ऐसे कोई काम नहीं करते, पहले प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं, मॉडल टेस्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो उसने ये अरब के वोटर्स को टेस्ट किया है कि तुम में कितना ताब है। हम तुम्हारे डिप्लोमेटिक इनक्लेव में घुस के तुम्हें थप्पड़ मार देंगे, तुम्हारे में अभी भी ताब है कि खड़े होगे कि नहीं होगे, और तुम कितना खड़े हो पाओगे। ये इज़राइल ने ये टेस्ट किया है। और दूसरे अरबों को अब ये है कि वो क्या करते हैं। यानी कि जिस वक्त गाज़ा का मामला चल रहा था, ईरान का मामला चल रहा था, तो उस वक्त बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए जाते थे कि अरब क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ। लेकिन आज वो सारे एक्सप्लेनेशंस जो हैं साइडलाइन हो गए हैं। कतर पर हमले के बाद ऐसा मालूम होता है कि अरब जो होगा अब वो इस मामले में भी इनएक्टिव ही रहेगा। कतर हमले के बाद जो इस पर एक सवाल ये उठता है कि क्या अरब पहले की तरह कतर हमले पर भी खामोशी रह जाएगा? देखिए, जो आपने कहा इनएक्टिव रहेगा, सारे अरब मुल्क जमा होंगे, कुछ रेजोल्यूशन पास करेंगे और बहुत शानदार दावत होगी, बड़ा अच्छा खाना खाएंगे, यूएन में रेजोल्यूशन पास करेंगे और गुस्से का इजहार करेंगे और अपनी जनता से कहेंगे कि हम बर्दाश्त नहीं करते। अभी यूएई के बादशाह है, बहुत गुस्से का इजहार किया, लेकिन कहा कि साहब एक यूएन में रेजोल्यूशन, और यही सारी बात की। तो दूसरा अरब भी इसी तरह की बात करेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हाँ, डिनर शानदार होगा। अरे वो सारी चीज़ें हम लोग उस पर बात कर सकते हैं कि एक चीज़ ये है कि यानी कि इज़राइल ने कतर पर हमला करके अपने ग्रेटर इज़राइल एजेंडे को बिल्कुल मूवमेंट दे दिया है या हरी झंडी दे दी है अब कतर के हमले के बाद से। हाँ, देखिए, इज़राइल का, ग्रेटर इज़राइल का एजेंडा कोई छुपावा नहीं है, और ये इनके
हमेशा से है जी। ग्रेटर इजराइल का एजेंडा, क्योंकि ये इनका ख्वाब है और ख्वाब की कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिट हकीकतों की होती है। तो ये इनका ख्वाब है। तो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा, इजराइल को जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी ये लगा होगा कि 2 साल से जब से ये मामला शुरू हुआ तो इजराइल सबसे पहले वो हमास से भिड़ा और ईरान से भिड़ा और ईरान की प्रॉक्सीज से भिड़ा। ये सारे बड़े टफ नट्स थे, इनको वो तोड़ नहीं पाया और ये सारे चाहे जितना मार खाए मुकाबले पे लगे रहे, हार नहीं माने। और अभी तक हिजबुल्लाह पे सारा दबाव हो रहा है कि हथियार रखो, वो भी हथियार नहीं रख रहा है, हमास नहीं रख रहा है। तो इजराइल जो है बहुत ज़्यादा इतना खर्चा, इतना वॉर झेलने के बाद भी कुछ झेल नहीं पाया। तो अब हमें लगता ये है कि इजराइल टारगेट उनको करेगा जिनको वो आसानी से जीत ले। देखिए, जिन टीमों से वो नहीं जीत पा रहा है उनसे लड़ता रहेगा और जिनसे वो जीत पा रहा है वो उनको टारगेट करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो 3-4 मुल्क टारगेट हो सकते हैं उसमें लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन है। मिस्र भी हो सकता है। हाँ, मिस्र इसलिए है कि गाज़ा पट्टी कभी मिस्र का इलाका था और मिस्र जो है ये गाज़ा के लोगों को जाने से रोक रहा है वहाँ पे। तो ये मिस्र को भी मार के डरा के इस बात पे राज़ी ये कर सकता है, इस बात पे राज़ी कर सकता है कि लोगों को जाने दे ताकि गज़ा के इवैक्यूएशन में आसानी हो जाए। तो ये मिस्र यूँ टारगेट है। लेबनान यूँ है कि लेबनान एक बहुत वीक स्टेट है, वो है। अच्छा, और यही जॉर्डन भी एक बहुत वीक स्टेट है, वो भी। और यही बात सीरिया की भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि इजराइल बहुत मुमकिन है कि अपने हार्डर टारगेट से शिफ्ट होकर के सॉफ्टर टारगेट्स पे जा रहा हो ताकि वो अपने हार्डर जो टारगेट्स हैं उनको सराउंड कर सके, घेर सके। देखिए, एक तो सराउंड कर सके, दूसरी चीज़ ये कि जो उसकी टेरिटरी बढ़ नहीं पाई अभी तक ज़्यादा, इतना लड़ने के बावजूद भी, तो वो भी बढ़ जाएगी जी। आप देखिए उसका रिजल्ट आने लगा है। सीरिया में, हाँ, सीरिया में ये रिजल्ट आया कि पहला जो देखिए, जो मुंह से कौन क्या बोला, कौन डायलॉग बोला, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वो सब, लेकिन पहला रिएक्शन सीरिया ने दिया। वो ये रिएक्शन दिया कि सीरिया में जोलानी की सरकार ने हिजबुल्लाह के बहुत सारे हथियार पकड़े और बहुत सारे लोगों को दमिश्क के करीब अरेस्ट किया। वो इनडायरेक्टली इजराइल को दिखाया कि देखो हम ओबीडियंट हो गए हैं, हम तुम्हारे हुक्म की तामील कर रहे हैं, हम साथ हैं, हम ओबीडियंट हैं, हम फरमाबरदार हैं। अच्छा, कतर का इजराइल का मामला जहाँ तक होता है, इजराइल अपने सीक्रेसी को लेकर के ख़ास तौर से एजेंडा और उसके ताल्लुक़ से जो उसकी सीक्रेसीज होती हैं उस पर बहुत मजबूती के साथ काम करता है। तो ये कतर हमले के पर्दे में भी बहुत से इम्कानी राज हो सकते हैं, वो क्या मुमकिन हो सकते हैं? देखिए, एक तो राज ये है कि ख़तर हमले से, ख़तर पे उसने हमला क्यों किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ख़तर जो है सबसे, जिसे कहो अमेरिका का दुलारा लड़का था वहाँ पे, समझे आप। तो उसने ये डिक्लेयर कर दी। ये लोगों, देखिए कभी कभी लोगों को डराया जाता है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि वो अमेरिका की दोस्ती करके उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर लिया है, वो ये जान लें कि अमेरिका की दोस्ती और अमेरिकन बेस देने से अब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जब तक कि इजराइल के कहने पे बिल्कुल पूरी की पूरी हुक्म बर्दारी नहीं होगी। जब ख़तर को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या वो है। जैसे कि पुलिस कभी कभी किसी बड़े डाकू को या किसी बड़े गैंगस्टर को जब मारती है तो ये मैसेज या पकड़ लेती है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, तो छोटे गुंडे बदमाश खुद ही डर जाते हैं और सरेंडर करने लगते हैं। तो ये गुंडे बदमाश तो नहीं है ये लोग, ये मुल्क, ये इज़्ज़तदार मुल्क हैं, लेकिन ये जो है ये डर सकते हैं, ये डर के मारे सरेंडर भी कर सकते हैं।
बिल्कुल। शायद हमें लगता है कि सरेंडर करवाने के लिए किया, क्योंकि ये अमेरिका के बहुत कोऑपरेशन से किया। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट क्यों नहीं हुए, उन्होंने फायर क्यों नहीं किया, भले ही वो टारगेट को ना वो करते। दूसरी चीज़ है कि जो मिसाइल और एरोप्लेन्स आए ये जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के ऊपर से आए, थार्ड सिस्टम वहाँ भी लगा है, वो क्या कर रहे थे? अरे वो क्या कर रहे थे? हाँ, अब जो गम में दावत खाएंगे वो बात अलग बात है, वो एक अलग चीज अलग बात है, लेकिन वो कर क्या रहे थे? ये जो अरब ने अपने डिफेंस की सारी जिम्मेदारी अमेरिका को एक तरह से दे दी है, तो ये मजबूत होने के बजाय और कमज़ोर हो गए हैं। इनको ये अंदेशा होगा कि अब घर के चिराग ही से घर जल सकता है। देखिए, असल में ये अरब लोग ये खुद बिके हुए लोग हैं, तो ये हर चीज़ को ये समझने लगे कि ख़रीदी जा सकती है, परचेजेबल है, समझे आप? क्योंकि ये खुद बिके हुए हैं, इनका ज़मीर बिका हुआ है, तो ये समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ भी ख़रीदा जा सकता है। उनको अब पता चल गया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़रीदा नहीं जा सकता। वो बिकाऊ हैं, लेकिन हर चीज़ इसके पीछे ये भी हो सकता है कि गज़ा को लेकर के सारी दुनिया में बड़े एहतजाज हो रहे थे, बड़े सवाल उठ रहे थे, तो कतर के पर हमला करके बहुत मुमकिन है कि गज़ा के स्क्रीन पर एक डार्क पर्दा डालने की भी कोशिश हो कि एक नया इशू इधर से पैदा कर दिया जाए ताकि गज़ा से तवज्जो कुछ हटे। नहीं, डार्क पर्दा तो नहीं होगा, क्योंकि हमास के लोगों पे ही हमला किया तो गज़ा तो लाइट में रहेगा। कि जो वो हो रहे हैं, वो क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, जी। इसकी ये क्यों इतना दिखाए जा रहे हैं, इसकी भी बात समझ लीजिए। देखिए, जो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं उनको काबिल क़द्र मानता हूँ। स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स हैं और तमाम हसास लोग हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इनके डिमॉन्स्ट्रेशन से ग्राउंड रियलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के लड़के, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और लंदन यूनिवर्सिटी के लड़के अगर पार्लियामेंट में जाके मेमोरेंडम दे आएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्मी तो भेजने नहीं जा रही वो गज़न्स को डिफेंड करने के लिए, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये इसकी न्यूज़ बड़ी बड़ी छाप के अरब न्यूज़पेपर्स पे अरब की जनता थोड़ा सा मुतमईन हो जाएगी कि हाँ, पैसिफिकेशन है कि देखो हो रहा है, कुछ न कुछ। और देखिए, बहुत से लोग कहते थे कि अरब का खून खौलेगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि खून ना खौलेगा, और जिस दिन अमेरिका डांट देगा ये सब इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे। जो अभी जो जोलानी की, देखिए जोलानी की सरकार बहुत इंपॉर्टेंट सरकार है, क्योंकि उसकी सारी तनख्वाह सऊदी अरब दे रहा है उनके एम्प्लॉयज़ की, ख़तर भी दे रहा है, और आर्मी को टर्की भी ट्रेंड कर रहा है। तो जो जोलानी ने हिजबुल्लाह के साथ एक्शन किया, उसमें टर्की का भी सरेंडर है, सऊदी का भी सरेंडर है, क़तर का भी सरेंडर है। ये कैसे कर दिया? ये होते ही उसने। अच्छा, ये क्वेश्चन इन एयर है जिसमें बहुत सारे मीडिया हाउसेज ये डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट तुर्किया। देखिए, टर्की हो सकता है। देखिए, दो चीज़ है, दो थ्योरी है। अगर वो टर्की, मैं समझता हूँ कि टर्की शायद ना हो। एक तो क्योंकि टर्की जो है वो नेटो अलाई है जी। दूसरी चीज़ है कि टर्की रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके पास एक रिस्पेक्टेबल आर्मी है, एयरफोर्स है, रिस्पेक्टेबल आर्मी है, एयरफोर्स है, और एक टर्की की आबादी भी एक अच्छी पॉपुलस कंट्री है, शायद वो अटैक को रिपल्स कर दे। इसके अलावा टर्की से के रास्ते जो अज़रबैजान से तेल जो है जा रहा है वो इजराइल के है, तो शायद टर्की ना करे, हाँ, तो टर्की वो शायद ना करे। लेकिन अगर टर्की में होता है तो ये समझ लिए कि बाकी अरब मुल्कों को ज़्यादा डराने के लिए कि अरे ख़तर को भी नहीं छोड़ा, टर्की को भी नहीं छोड़ा। जैसे कि कहीं दो मजबूत बैट्समैन जब आउट हो जाते हैं तो क्रिकेट में, तो बकिया बैट्समैन डर जाते हैं और कभी कभी अपने विकेट फेंक देते हैं। तो हाँ, कभी कभी ये होता है। तो अगर टर्की को करते हैं तो बकिया लोग और डर जाएंगे। लेकिन मेरे समझ से ये पॉसिबल नहीं, ये टाइम नहीं, चांसेस कम है। इजिप्ट के चांस में बहुत दिख रहे हैं। बहरहाल जो भी हो,
मिडल ईस्ट में गाज़ा खून खून है। गाज़ा के लिए लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। गाज़ा अपने आप पर रो नहीं पा रहा है। गाज़ा के लिए सारी दुनिया में सोचे जाने की ज़रूरत है, उसके लिए बोले जाने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।